पंचायत चुनाव लूट का अड्डा बन चुका है। वो अपने आदमी हर जगह बैठा दिए हैं, अपने अधिकारी बैठा दिए, डायरेक्ट लूट कर रहे हैं। समदड़िया हो, दिलीप बिल्डिकान हो, आपके बंसल हो, ऐसे ग्रुपों को वो जमीन बेची जा रही है। महिला भी पीने लगी तो उनकी संतानें कैसे पैदा होंगी, तो शिवराज सिंह को सोचना चाहिए। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी स्वच्छता अभियान में थे और जब वो सफाई कर रहे थे तो उनके हाथ में कोरेक्स की शीशी लगी। इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। मैं आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं। बन्ना जी, रीवा टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बन्ना जी, राजनीति में लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति की शुरुआत मेरे तो गांव से ही हुई। कॉलेज टाइम में मैं पढ़ता था, उस टाइम कॉलेज के चुनाव तो नहीं होते थे, फिर भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता था और छात्रों के लिए मैं लड़ाई लड़ता था। वहाँ से लेकर के फिर गांव पहुँच गए। गांव आना जाना था, कुछ सामंतशाही सिस्टम में लोग प्रताड़ित होते थे, तो मैं उनकी समस्याओं के निदान के लिए सामने खड़ा हुआ और फिर लड़ाई लड़ने लगा। धीरे धीरे वहीं से शुरुआत हुई, फिर राजनीतिक चुनावी राजनीति में भी आ गए। ये है सब। मऊगंज में लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और मऊगंज जिला बनाने की मुहिम चल रही है। इस मुहिम पर आपका क्या योगदान रहा? जब मैं विधायक था उस टाइम मैंने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी थी, जेल भरो आंदोलन किए थे और चुनाव 2018 का जो हुआ, 2017 में मैंने सीएम से जब बात की, जब निवाड़ी जिला बना तो सीएम से बात किया कि आप निवाड़ी को जिला बना रहे हो जबकि मऊगंज पात्रता रखता है और मऊगंज का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी कोई जिला नहीं बना रहे। इसके बाद फिर निवाड़ी की घोषणा हुई तो मैंने उस टाइम तात्कालिक कलेक्टर प्रीति मैथिली थी रीवा में आकर के ज्ञापन दिया और मैंने उनके माध्यम से सीएम को कहलवाया, शिवराज सिंह जी को, कि अगर मऊगंज अगर आप आएंगे तो जिला की घोषणा करेंगे। और उस समय उन्होंने 230 विधानसभा क्षेत्रों में जनदर्शन यात्रा का संकल्प लिया था और लगभग सब जगह गए भी। और ये था कि मऊगंज जब आएंगे तो आपको जिले की घोषणा करनी पड़ेगी, अन्यथा हम जिले में आपको मऊगंज में घुसने नहीं देंगे। 3 बारी उनका कार्यक्रम हुआ, तीनों बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ, लेकिन मऊगंज की जनता का सहयोग लेते देते हमने यही प्रयास था। मैंने कलेक्टर एसपी मुझे मनाते रह गए, मुझसे बात करते रह गए कि देखिए राजनीतिक तौर पर भले आप रोके, गिरफ्तारी होगी, सारी बातें होगी, लेकिन जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस तरीके से सीरियस लड़ाई आप मत लड़िए। आपके देखिए मऊगंज का मामला सीरियस है और मैं एक सीरियस व्यक्ति हूँ, जिस मुद्दे को उठाता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता, उसका निदान भी करता हूँ। मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं सीएम का सिग्नेचर कर दूंगा। वो आए जिले की घोषणा करें, मैं भी उनका स्वागत करूंगा। कहेंगे तो मैं अगली बार चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ऐसे ऐसे शब्दों की भी बात मैंने करी। फिर सीएम ने अपना कार्यक्रम तीनों कैंसिल कर दिया, फिर सीएम कार्यक्रम नहीं आए, फिर चुनावी सभाओं में आए, फिर उनने घोषणा करी। इत्तेफाक से मैं चुनाव हार भी गया। अब इस समय वर्तमान में देश प्रदेश और आपके मऊगंज से लेकर के भारतीय जनता पार्टी है, विधायक सांसद सब लेते देते। मैंने 2-3 साल वेट भी किया, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि नहीं जिले की कहीं कोई बात आए। फिर अभी आपको सबको मालूम है कि हमने जो है मऊगंज की जनता का आशीर्वाद सहयोग लेते देते 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी मेरे साथ और संकल्प लिया है कि जिले की घोषणा हम फिर से उसी बात पर मैं आज भी कायम हूँ जो हमने 2017 में करी थी। अभी मैंने 6 महीने साल भर का समय दिया है, इसलिए कभी समय है। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, न कुरेद रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद साल 6 महीने बाद अगर इस पर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हमने कहा है कि इसकी लड़ाई में तरीके से, ताकत से, जनता का आशीर्वाद लेते देते मैं लड़ूंगा, प्रयास करूंगा इसी 2023 के पहले मऊगंज की जिले की घोषणा हो। अभी हाल ही में मऊगंज के वर्तमान विधायक का लापता का पोस्टर लगा हुआ है कई सोशल मीडिया में, तो उस पर आप क्या कहें? प्रदीप पटेल जी भारत के बाहर तो नहीं होंगे, इंडिया में ही होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, कौन लगाया, गायब रहते हैं कि नहीं रहते, मैं उनके बारे में पता भी नहीं करता। अच्छा, लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव में उठापटक का दौर जारी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव पिछड़ों के खिलाफ थी और ये समाप्त करना चाहती थी। अब कोर्ट का सहारा लेते देते षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने अपना काम किया। जहाँ तक पंचायत चुनाव का भी सवाल है, पंचायत चुनाव वो खुद ही कराना नहीं चाहते थे। ये तो आनन फानन में उन्होंने
एक जनता को दिखाने के लिए और बिजली का बिल और भी सब वसूली करने के लिए उन्होंने एक नमूना पेश किया है पंचायत चुनाव का। अभी देखिए आगे होता क्या है। सिर्फ जो है पंचायत चुनाव लूट का अड्डा बन चुका है। और पंचायत चुनाव, अरे न सहकारिता के चुनाव 10 साल हो गए नहीं कराए, इन्होंने जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए, इन्होंने नगर निगम नगरीय निकाय के चुनाव नहीं कराए। अब अपने आदमी हर जगह बैठा दिए हैं, अपने अधिकारी बैठा दिए, डायरेक्ट लूट कर रहे हैं। जहां पंचायती राज का सपना महात्मा गांधी का था, राजीव जी ने पूरे देश में लागू करना चाहे, और उसी तारतम्य में जब 1994 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पंचायती राज कायम किया और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया कि एक पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के जनपद सदस्य से लेकर के जिला, सबको उन्होंने अधिकार जनता के हाथों में बांटने का काम किया और जनता स्वयं अपना काम निचले स्तर पर बहुत सारा काम करे। लेकिन आप देखिए उसका रिजल्ट आ गया कि ये पंच सरपंचों को, न पार्षदों को, सबको बाहर कर दिया और पूरा मुख्यमंत्री, विधायक और उनके सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और कुछ चुनिंदा कर्मचारी, उनके हाथ में पूरी सत्ता की बागडोर हो गई और लूट का अड्डा बना करके रख दिया। अभी जो निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उसमें बिंद के किसी भी अध्यक्ष या सदस्य का नाम नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि वो लूटपाट करके सत्ता में गए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया था। हमारे ही दल के एक बड़े नेता उनको तोड़ ताड़ करके और उनके लोगों को जो उनके शर्तनामे हैं, तो अधिकतर तो उनके मन के हिसाब से वो सब बांट रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बिंद का सवाल है, बिंद सदैव उपेक्षित रहा। सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ वोट लेने का काम किया जाता है और समर्थन जुटाने का काम किया जाता है। जब कुंवर अर्जुन सिंह दाऊद साहब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिंद का रुतबा पूरे देश में डंका बजा और इसके बाद से तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और यूज एंड थ्रो कर रही है यहाँ के लोगों की। बाढ़ सागर का पानी आपने मऊगंज में लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वहाँ बाढ़ सागर मऊगंज में नहीं आया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जब मैं विधायक हुआ, पानी, बिजली, सड़क, छोटे मुद्दे हो चाहे बड़े मुद्दे हो, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कई दिशाओं में हमने काम किया। यहाँ तक कि हमने एक तालाब भी मंजूर, एक बड़ा बांध भी मंजूर कराया जिसको गोपला डैम कहते हैं। हमने सिविल अस्पताल करवाया जो कि निर्माणाधीन है। हमने चौरा घाट, एक बड़ा जो हमारे क्षेत्र के लिए वो था, वो हमने किया, वो भी निर्माणाधीन है। लेकिन जो मैंने सारे काम कराए, हम तो ये नहीं आरोप लगाते कि किसके द्वारा ये काम रुकवाए जाते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र रहता है कि अभी जो काम पूर्व के विधायक ने कराया उस काम को रोका जाए, उससे एक अलग माहौल बन रहा है। इसलिए उसी कड़ी में हमने, चाहे जिले की बात हो चाहे बाढ़ सागर की लड़ाई हमने लड़ी थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी थे। उत्तर प्रदेश पानी जाता है, उनकी भी एनओसी की जरूरत है, उनसे भी मैंने वादा कराया था कि आपको हमारे क्षेत्र से होकर के पानी जाता है, नहीं मिलता, तो उन्होंने भी उससे आश्वस्त किया था। 670 करोड़ का प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ था। अब दुर्भाग्य से मैं चुनाव हार गया, वो आज भी मामला वहाँ भोपाल में रखा हुआ है और उसको आगे बढ़ाने की बात थी, लेकिन जानबूझ करके उन कामों को रोका जाता है कि पूर्व के विधायक ने ये सारी योजना मऊगंज क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो कुछ काम हुए, कुछ काम हो रहे हैं और कुछ काम जो रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, बल्कि ना बढ़ा ये करके उसको रोका जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज भी मऊगंज क्षेत्र अतिक्रमण का समस्या से जूझ रहा है और लगातार जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का सड़क में अतिक्रमण और जगह पे जहाँ भी हो रहे हैं, मऊगंज क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई निदान नहीं हो पा रहा। इस पर मैं तो समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में ये सब सारी बातें हैं। और जहाँ अतिक्रमण का सवाल है, अतिक्रमण के नाम पर कहा जाता है कि अतिक्रमण, लेकिन लास्ट में जो छोटे छोटे गरीब वर्ग के लोग बसे, चाहे गांवों में हो सरकारी ज़मीनों पर लोग अपने झोपड़े बनाए हो, चाहे शहरों में, उनको उजाड़ करके समदड़िया हो, दिलीप बिल्डिकान हो, आपके बंसल हो, ऐसे ग्रुपों को वो ज़मीन बेची जा रही है, न कि अतिक्रमण हटाए जाते हैं, सिर्फ गरीबों को के झोपड़े उजाड़े जाते हैं। ये रीवा जिले का 15 सालों का इतिहास चल रहा है रीवा जिले में। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मऊगंज की अकेले की समस्या नहीं है।
शिवराज सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कांग्रेस ने 70 सालों में युवाओं के लिए कई रोजगार के अवसर दिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना दिखाया कि मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देंगे और 5 सालों में 10 करोड़ 11 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसी कड़ी में शिवराज भी सरकार थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है युवा लगातार बेरोजगार हो रहे हैं और ये सब झूठे वादे थे। और युवाओं के साथ केंद्र सरकार हो नरेंद्र मोदी की चाहे प्रदेश की सरकार शिवराज की हो, इन्होंने सिर्फ युवाओं को छल किया है और युवाओं को सिर्फ गिफ्ट में उन्होंने नशा दिया है, चाहे शराब हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे गांजा हो। आज सबसे ज्यादा अगर युवा कहीं न कहीं परेशान है तो सिर्फ शराबखोरी में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे शराब की बात हो, चाहे नशा हो, इन मुद्दों पर सरकार गंभीर क्यों नहीं हो रही है? डेली कोई न कोई नई बातें आती है कि महिलाओं के लिए आ जाओ, शराब का वो बढ़ाया जाएगा, तो कभी कुछ किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि रोजगार के अवसर आप नहीं देते, शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो रही है, स्कूलों में कोरोना के नाम पर स्कूलें सारी बंद कर दी गई, लेकिन शराब की दुकानें कभी बंद हुई क्या? महिलाओं के लिए भी शिवराज सरकार नई शराब की दुकान खोल रही है, उस पर क्या कहेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि शराब पीने और शराब बेचने और शराबखोरी को जब महिला और पुरुष दोनों शराब पिएंगे तो उसकी संतान ऑलरेडी शराबखोर पैदा होगी, कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। तो शिवराज सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम चलिए पुरुष पीते थे तो एक हद तक ठीक थी, महिला भी पीने लगी तो उनकी संतानें कैसे पैदा होंगी? तो शिवराज सिंह को सोचना चाहिए, वो पता करें कि क्या वो दोनों लोग शराब पीते हैं या उनके बेटे और बहू शराब पिएंगे एक साथ। रीवा जिले में लगातार कोरेक्स का नशा बढ़ रहा है और चुनाव आते ही कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते? चुनाव तो सिर्फ इसीलिए लालीपाप दिखाया जा रहा है कि अधिक से अधिक शराब बिके। आप देखें शराब का इस समय कितना बड़ा व्यवसाय चल रहा है, हर जगह शराब बिक रही है अधिक से। आप जहाँ जहाँ चुनाव है देखिए वहाँ पहले से पेटियां पहुंचाई जा रही हैं, सिर्फ यही तो हो रहा है। कल रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी स्वच्छता अभियान में थे और जब वो सफाई कर रहे थे तो उनके हाथ में कोरेक्स की शीशी लगी, इस पर आप क्या कहेंगे? किस कोरेक्स की शीशी हो चाहे शराब की शीशी हो, हमने आपसे पहले किया कि मुख्यमंत्री जब स्वयं शराब को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो कलेक्टर की क्या हैसियत होती है? कलेक्टर तो सिर पर शराब की बोतल रख करके चल देंगे, उनको करना पड़ेगा। बेरोजगारी 16 गुना बढ़ी है और उसके बाद आपने जन आक्रोश रैली की मऊगंज जिला बनाने के लिए, इसका प्रभाव कितना पड़ा है अभी तक? हमारा मऊगंज पहले से भी जागरूक था और मैं समझता हूँ जब से मैंने ये 50,000 का आंदोलन किया हूँ, मऊगंज के लोग काफ़ी इस मुद्दे को लेकर के गंभीर हैं और जागरूक हुए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर स्तर पर हर समय आधी रात को भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ मऊगंज का एक नज़ीर है रीवा जिला बिंदपुरा इस मुद्दे पर है कि अगर मऊगंज में लोग जिले की लड़ाई को लेकर के 50,000 लोग तैयार हैं तो हमको भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। इस तरीके से जागरूकता आई। किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा था, वहाँ भी आप गए थे, उसका कितना प्रभाव पड़ा है किसानों के ऊपर? स्वाभाविक है किसानों की जीत हुई, 377 दिन किसान दिल्ली में बैठे रहे और उसका परिणाम आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के, आसपास के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो भी किसान, मैं भी एक किसान हूं, मैं भी 3 दिन 4 दिन वहां रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि मनोबल बढ़ा है। इस तानाशाही सरकार जो नरेंद्र मोदी की है उसको झुकाया है, हर परिस्थितियों का किसानों ने मुकाबला किया और नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र और उनकी जो तानाशाही रवैया थी उसको ध्वस्त किया है। इससे ये लगता है कि आने वाले समय में तानाशाही यहाँ पे तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए किसान, युवा, आमजन सब कटिबद्धित है, एकदम पूरी तरह से तत्पर है। रीवा जिले में भाजपा के 2-3 गुट सामने आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि स्वाभाविक है कि भाई एक विधानसभा अध्यक्ष जी हुए, एक पूर्व मंत्री जी हुए और भी, तो जब
सक्षम लोग पैदा हो जाते हैं आपस में तो गुटबाजियां होती हैं। पहले एक ग्रुप चलता था भारतीय जनता पार्टी, अब जब से विधानसभा अध्यक्ष वो भी सक्षम है, अब फिर गुटबाजी तो है ही, होनी स्वाभाविक है, अब करना भी चाहिए उनको। वर्तमान विधायक जो आपके मऊगंज में हैं प्रदीप पटेल जी, उनकी कार्यप्रणाली पर आपकी क्या राय है? उनके बारे में 5 साल बाद बात होगी, अभी 1.5-2 साल उनके बचे हैं। अब मैं समझता हूं कि हम और वो साथ बैठेंगे जनता के सामने और जनता के बीच जाएंगे तो उसका रिजल्ट जनता स्वयं करेगी। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और अभी तक चुनाव की कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया कि क्या होंगे ओबीसी के आरक्षण को लेकर, तो आप क्या इस पर राय देना चाहेंगे? मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र चल रहा है। इसमें कोर्ट से लेकर के, चुनाव आयोग से लेकर के केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें शामिल है और पिछड़े वर्ग को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और बनाए। अभी हाल ही में रीवा में नायब तहसीलदार अतीश शुक्ला जो अतिक्रमण हटाने गए, वहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता और गाली गलौज की, तो इस पर भाजपा सरकार और इन अधिकारियों की मिलीभगत है क्या? देखिए, कोई भी अतिक्रमण हटता है या कोई भी घर गिराने कोई अधिकारी जाता है तो बगैर वो अपने इच्छा से नहीं जाता, कहीं न कहीं मिली भगत रहती है। और वो कहीं न कहीं आप पता कर लेना जा करके, मैं तो बिना जाने और बिना देखे कह रहा हूँ कि वो जमीन कोई न कोई हड़पना चाहता है सत्ता पक्ष का, वो जो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता होंगे और उनकी मिली भगत से अधिकारी कर्मचारी मिलकर के, चाहे उसमें अभद्रता होती हो, चाहे और छेड़छाड़ करते हो, सब कुछ कर लेंगे। वो जमीन उनको चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ धमकी भी दिए हैं कि अगर अतिक्रमण करोगे तो FIR करवा देंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, सत्ता में है, तानाशाही शासन चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार में युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आई थी और अभी तक शिवराज सरकार ने पुलिस भर्ती पर रोक लगाई है और उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही है, और जारी की तो भी पूरे पद के साथ नहीं जारी की। तो इस पर भाई आप ये देखिए, पंचायत चुनाव में जब आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पंचायत चुनाव के नए प्रसीमन कराए, नई और रोटेशन में आरक्षण कराए। सारी प्रक्रिया जब थी तो उन्होंने जानबूझ करके आरक्षण भी खत्म किया, रोटेशन भी खत्म किया और आपका ये जो परसीमन था वो भी खत्म किया और एक बहाना बनाया। उसी तरीके से जो भी कमलनाथ जी की अच्छी नीतियां थी, जिससे जनता पर एक प्रभाव पड़ता था कि जनहिताय में भी था और जनता कहीं न कहीं ये मानती थी, कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस का सपना होता था आम जन को, युवाओं को, किसानों को, सबको लाभ देना। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली का बिल 600, वृद्धा पेंशन 600 रुपये किया, बिजली का बिल 100 रुपये किया, कई चीजें उन्होंने की। तो कमलनाथ जी की सारी योजनाओं को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। उसमें भी है जो कमलनाथ जी युवाओं को रोजगार देना चाहते थे और वो नहीं देना चाहते हैं, और जानते हैं कि अगर कमलनाथ जी ने जो योजना बनाई उसको आगे बढ़ाएंगे तो कमलनाथ जी को इसका वो मिलेगा, लाभ मिलेगा, कांग्रेस को लाभ मिलेगा। वो कैसे करेंगे? और चाहे जनहिताय में हो, चाहे जैसा भी हो, वो किसी हालत में नहीं करेंगे। पंचायत चुनाव में यही किया, यही युवाओं के रोजगार में और नौकरियों में कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, यही हमारे रीवा जिले में लगा है, लेकिन रीवा के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। तो क्या कहें? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और कहीं न कहीं नेताओं की अक्षमता भी रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं विधायक था तो हमारे यहाँ 2 टोल बनाए गए, एक RTO का और एक हमारे टोल। तो जब हमने वहाँ से लोगों को कहा भाई रोजगार यहाँ टोल में हमारे लोगों को करना, हमारे नए नए युवाओं की इच्छा है, तो लोगों वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि देखिए यहाँ के लोकल नहीं रखे जाएंगे, लोकल लोग काम नहीं करते, झगड़े करते हैं। आप दूसरी चीज़ बताइए, रोड कहिए बनवा देंगे पर टोल में कर्मचारी आपके हिसाब से नहीं रहेंगे। हम बोले वो तो मेरा काम। मैंने ज़बरदस्ती दबाव बना करके जैसे भी था मैंने अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाया, सारी चीज़ें। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एशिया का इतना बड़ा सोलर प्लांट बना, लेकिन लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। उसका कारण ये कि जिन लोगों की इसमें सहभागिता थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हों, चाहे आपके मंत्री जी हों, चाहे आपके और भी नेता रहे हों, विधायक गण रहे हों, उस तरीके की लड़ाई यहाँ पे नहीं लड़ी गई।
और मैं समझता हूं कि अगर इस बात को दमदारी से रखा जाता तो ये प्राइवेट मामला ये भी था, कोई सरकारी वो नहीं था कि उसमें कानून बनाने की जरूरत थी। इसमें सबको नौकरियां मिलती। 15 महीने की जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे साथी मित्र इस विभाग के मंत्री बने, मैंने उनका दौरा कार्यक्रम बनवाया, मैं उनको लेकर के गया। उस टाइम हमने प्रयास किया था कि किसी तरीके से यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार, लेकिन दुर्भाग्य से फिर से सरकार गिरी और फिर से वही लोग हावी हो गए और जैसा वो चाहते हैं, जो सत्ता इस समय वर्तमान में चल रही है, उस तरीके से हो रहा है। यहाँ लोकल लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से यहाँ रीवा जिले के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अवसर अगर आता है किसी तरीके से तो मैं रीवा जिले के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम इस सोलर प्लांट में मैं खुद करूँगा। अभी थोड़ी सी कुछ विसंगतियाँ हैं। आपके रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा ने ये एक वक्तव्य बोला था कि पीएम मोदी से जितने दाढ़ी हैं उनकी आवाज़ झड़ते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी को लेकर टिप्पणी उन्हीं के सांसद ने की। देखिए क्या है, जनार्दन मिश्रा जी 60 साल के हैं, हमारे जिले के सांसद हैं। कोई एक व्यक्ति के, एक पार्टी के सांसद नहीं हैं और 60 साल के ऊपर हो चुके हैं। बहुत सारी बातें मैं समझता हूँ कोई वो नई बात नहीं बोले हैं, हमेशा वो बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहे हैं। मैं समझता हूँ बोलने की उनकी स्वतंत्रता है और वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।